ईरान जल रहा है, फिर भी अमेरिका इजराइल अभी भी ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। ताबड़तोड़ दिन रात मिसाइलें दागी जा रही है, फिर ईरान मान नहीं रहा है। लेकिन ईरान और इस सब के बीच में हम ये भी देख पा रहे हैं कि कैसे ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के नाम का ऐलान कर दिया और इसी बीच 24 घंटे के अंदर ही खबर ये सामने आई कि मुस्तफा खामेनेई घायल हो गए हैं। नेतन्याहू और ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो मुस्तफा खामेनेई के नाम से खुश नहीं हैं और नए सुप्रीम लीडर को भी मार देंगे। अब ऐसे में साफ ये भी किया गया है कि ईरान में नेतन्याहू और ट्रंप अपने मन मुताबिक शख्स को सत्ता की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये संभव है? ईरान ने तो खुलकर के ये कह दिया है कि अगर सत्ता परिवर्तन की कोशिश की गई तो फिर ठीक नहीं होगा और अमेरिका इजराइल जो कर रहे हैं उसका मतलब सत्ता परिवर्तन ही है। आखिरकार इस महाजंग का अभी और क्या क्या अंजाम होगा, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। इजराइल का कोहराम जारी, ईरान पर भयंकर बमबारी। ट्रंप नेतन्याहू का प्लान, ईरान का मिटेगा नामो निशान। ईरान का एक एक शहर दिन रात बरप रहा कहर। नेतन्याहू का ऐलान, मिटा देंगे खामेनेई खानदान। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी भीषण संघर्ष के 10वें दिन भी मिडिल ईस्ट खूब धधक रहा है। अमेरिका इजराइल के करारे प्रहार के बीच ईरान का भी हमला जारी है, लेकिन इन सबके बीच जो खबरें आ रही हैं, वो ईरान के लिए फिर से सदमा देने वाली है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली हमले में अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई घायल हो गए हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये पुख्ता तौर पर कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जैसे ही मुस्तफा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया, वैसे ही नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। ऐसे में मुस्तफा खामेनेई की सुप्रीम लीडर बनते ही उनके घायल होने की खबर ने सनसनी फैला दी है। जंग शुरू होने के बाद से मुस्तफा सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। अमेरिका और इजराइल ने बिना इजाजत सुप्रीम लीडर चुनने पर खोज कर मारने की धमकी दी थी। इजराइल ने कहा था कि जो भी ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा, चाहे वो कहीं भी छुपा हो। जिस तरह से ईरान पर इजराइल अमेरिका की प्रचंड मार पड़ रही है, ईरान के नए सुप्रीम लीडर को खोज कर मारने की धमकी दी गई है, उससे एक बात तो साफ है, मौजूदा वक्त में ईरान का जो भी फैसला हो रहा है उसे इजराइल अमेरिका मान नहीं रहे हैं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि ईरान की सत्ता पर जो भी काबिज होगा, अगर वो इजराइल अमेरिका के मन के मुताबिक नहीं होगा तो उसको मिटाने की हर संभव कोशिश होगी। जिस तरह से अयातुल्ला अली खामेनेई को मारा गया, मुस्तफा खामेनेई के घायल होने की खबर है, उससे तो जाहिर है कि खामेनेई के खानदान का कोई भी शख्स ट्रंप नेतन्याहू को पसंद नहीं है। इसका मतलब है कि ईरान के सुप्रीम लीडर पर जब तक डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुहर नहीं लगेगी, तब तक हमला जारी रहेगा और खामेनेई के खानदान को चुन चुन कर मारा जाएगा। अब ऐसी स्थिति में ईरान करे तो करे क्या? अमेरिका इजराइल से मोर्चा लेते रहे और दिन रात इसी तरह से दहलते रहे, क्योंकि जब तक ईरान झुकेगा नहीं, तब तक डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू मानेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इससे पहले हम मेहमानों का रुख करें, एक बड़ी खबर इस बीच हम आपको जरूर बता देते कि पुतिन ने मुस्तफा को ईरानी सुप्रीम लीडर बनने पर बधाई दी है। मुस्तफा को हमारा सपोर्ट रहेगा, ये
पुतिन की ओर से कहा गया है, लेकिन जिसका समर्थन फिलहाल ना तो इजराइल कर रहा है ना अमेरिका, यानी कि ना तो नेतन्याहू की ओर से समर्थन किया गया ना ही ट्रंप की ओर से, लेकिन पुतिन सीधा समर्थन अपना मुस्तफा को दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि नए सुप्रीम लीडर बनने पर मेरी ओर से पूरी बधाई भी है और समर्थन भी रहेगा। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ओर से मुस्तफा को ईरानी सुप्रीम लीडर बनने को लेकर के बधाई दी गई है। मुस्तफा को हमारा सपोर्ट रहेगा, ये पुतिन की ओर से कहा गया है। और इस वक्त हमारे साथ अलग अलग मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम मेहमानों का आपसे तारुफ करवा देते हैं, उसके बाद मैं एक एक करके सभी मेहमानों के पास जाऊंगी। रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एरॉन अब्राहम इजराइल से हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ एमर मुस्तखान जी, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो एक एक करके हम मेहमानों का रुख करें। राजन कोचर सर, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। सर, ये सवाल उठाया जाता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पहले भी ईरान के कई सैन्य और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बना चुकी है, लेकिन ये जो अटैक्स लगातार अभी भी हो रहे हैं इजराइल की ओर से, यहां तक हम ये भी सुन चुके हैं इजराइल का समर्थन नहीं है मुस्तफा को, लेकिन पुतिन तो समर्थन कर रहे हैं। क्या अभी कोई और नई सुगबुगाहट भी देखने को मिल रही है? क्या ये वर्ल्ड वॉर का एक फ्रेम जोन हम कह रहे हैं कि खुल तो चुका है, लेकिन मिडिल ईस्ट में तबाही के साथ क्या कुछ और भी देश इसमें शामिल होंगे? धन्यवाद सुरभि जी। ये अभी रिपोर्ट जो आ रही है मुस्तफा की कि उसको जख्मी कर दिया, ये कंफर्म रिपोर्ट नहीं है। ये देखिए, ये इसको लड़ाई के टाइम पे अगर आपको याद होगा, इसको रशिया यूक्रेन की लड़ाई के टाइम पे पुतिन के बारे में भी ऐसी खबरें आती थी कि वो बीमार हैं, सीरियसली उनको कैंसर हो गया, इस टाइप की रिपोर्ट्स आ रही थी उस टाइम भी। तो ये मैं मानता हूँ ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है, एक नैरेटिव भी होता है दुश्मन को ये बताने का कि हम आप तक पहुंच सकते हैं और अपनी शक्ति को जो प्रदर्शन करने के लिए। बट ये दूसरी बात है कि इनके पास कैपेबिलिटी है। तो जैसे आप बता रहे हैं वो मैं एग्री करता हूँ उससे कि मोसाद के पास कैपेबिलिटी है और मुस्तफा को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा बिकॉज अपनी मूवमेंट्स के बारे में और अपनी कम्युनिकेशन के बारे में। दूसरा सवाल आपका था कि एक वर्ल्ड वॉर सिचुएशन है, वाली ऐसी कोई एक वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन की तरफ लड़ाई नहीं जा रही है और पहले से ही रशिया का समर्थन ईरान को है और साथ साथ चाइना का भी है, नॉर्थ कोरिया का भी है। तीनों का समर्थन, जो मेजर खिलाड़ी मैं मानता हूँ इस रीजन में, तीनों का समर्थन ईरान को है। बट वो समर्थन वो ईरान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उनके लिए ईरान को अपनी खुद लड़नी पड़ेगी। बट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, सर्वेलेंस, उनके जो स्पेस सैटेलाइट्स हैं और जो इंफॉर्मेशन यूएस डिप्लॉयमेंट के बारे में इंटेलिजेंस, तो ये सारी चीज़ें उनको मिल रही हैं। इसलिए आपने देखा है कि जो ईरान की जितनी भी स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें उनको काफ़ी सक्सेस मिला है, क्योंकि ये जो इंटेलिजेंस और ये सैटेलाइट इनपुट्स इनको इसको टाइम पे टाइम अपना मिल रहे हैं। और वो जो 3 F-15 इसको हवाई जहाज़ कुवैत में गए हैं, तो वो मैं तो बिलीव करता नहीं है कि एक फ्रेंडली फायर में 3 हवाई जहाज गिर जाते। एक मैं मान सकता हूँ गिर गया, 3 हवाई जहाज मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी लड़ाई में कि एक फ्रेंडली फायर में मारे जाते हैं। तो वो भी एक नैरेटिव आपको इसको आगे लेके जाने के लिए। और मैं अपनी ये इस आर्गुमेंट को कंक्लूड इसको ये करता हूँ कि देखिए 10 दिन की लड़ाई हो गई, ना तो ईरान के पास एक पुख्ता एयरफोर्स है, ना तो उनके पास एक नेवल पावर है, बट इसको फिर भी हम देख रहे हैं कि वो डट के मुकाबला कर रहा है। और जो ऑब्जेक्टिव अमेरिका चाहता था वो बार बार अपने ऑब्जेक्टिव भी बदल रहा है बिकॉज वो नाकाम रह रहा है रिजाइम चेंज कराने के लिए। तो मुझे लगता नहीं है 10 दिन 12 दिन लड़ाई और चलेगी, वो उसमें इसको तबाह होगा ईरान। इसको काफ़ी उसके जो हम इसको देख रहे हैं इकोनॉमिक, ऑयल, डीसैलिनेशन प्लांट, उस पर हमला हो रहा है, वो इसको तकलीफ ईरान को तो झेलनी पड़ेगी। बट उसके अलावा उसके न्यूक्लियर या उसके मिसाइल
जो उसके अंडरग्राउंड है बेसिस, वहां तक अमेरिकन नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौट रही हूँ। मनोज सर, जब हम इस तरीके की कूटनीति या रणनीति की बात करते हैं तो क्या अगर वास्तव में मुस्तफा खामेनी पर हमला होता है, क्या ये मिडिल ईस्ट में सत्ता संतुलन बदलने वाला एक मूव माना जा सकता है? देखिए सुरभि जी, जब से अमानतुल्लाह अली खोमेनी का एलिमिनेशन किया ईरान और अमेरिका के फोर्स ने, उसके बाद से आप देख सकते हैं कि आज 10 दिन होने को जा रहा है, लेकिन अभी 2 दिन पहले इन्होंने अपना सुप्रीम कमांडर, उनके जो सेकंड बेटे हैं, उनको मुस्तफा अली खोमेनी को एक तरीके से नियुक्ति की है। तो आप देख सकते हैं कि ईरान, जो कि हमेशा से ये चीज कहता था कि मोनार्की सिस्टम में हम बिलीव नहीं करते हैं, तो ये परिवारवाद को ही बढ़ाने का एक काम किया गया। और आप समझ सकती हैं कि आज किसी भी देश को लड़ने के लिए उसको जब तक लीडर नेतृत्व नहीं करेगा, और जिस तरीके का ईरान का जो फाइटिंग करने का जो एक जज्बा है, उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसी के तहत मुस्तफा खोमेनी को लाया गया। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका ने जो अटैक किया, तो उसमें इनके फादर, मदर, इनकी वाइफ, इनकी बहन, भांजी, सारे लोग एक तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रिवेंज भी है। और दूसरा जो अभी इसके पहले कोचर साहब जो बता रहे थे कि ऑब्वियसली कि ईरान का जो ग्राउंड लेवल की जो रणनीति है, ऑब्वियसली कि एयर के मामले में तो अमेरिका और इजराइल ने पूरी तरीके से कब्जा कर रखा है और एक तरीके से वो लोग डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूं कि ये युद्ध अभी और लंबा चलेगा, क्योंकि आज के डेट में हम सब जानते हैं कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो तेल से ही निर्धारण होता है। और हमें पता है कि विश्व का तीसरा ऑयल रिजर्व कंट्री ईरान है, और उस पर अमेरिका की नजर है। अमेरिका की नजर तेल पे है और इजराइल की नजर है, क्योंकि इजराइल का एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल के लिए ईरान का, जिस तरीके से ईरान ने ओपनली बोल रखा है कि हमें इजराइल को इस नक्शे से समाप्त करना है, तो मुझे लगता है कि इस मौके को वो चूकना नहीं चाहता है, और इसीलिए ये युद्ध और लंबा चलेगा। और ये मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से जो रीजनल कन्फ्लिक्ट्स दिख रहा था, वो धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमिक पर भी पड़ने जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व में जिस तरीके से इकोनॉमी को लेके, एक खास करके टैरिफ वाले मामले में भी ट्रंप ने जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड को अस्थिर करने का प्रयास किया, और अभी एनर्जी, खास करके तेल को लेके जो ये समस्या उत्पन्न होगी, तो इसमें बेनिफिट किसको होने जा रहा है, इसे हमें समझने की भी जरूरत है। और दूसरा, जो कि अभी आपने पुतिन की जो बात की कि पुतिन का जो स्टेटमेंट है, क्योंकि ये पुतिन को एक अच्छा मौका मिल गया है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डिप्लोमेसी वर्ड तो कहने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन इसके पीछे का जो रणनीति होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस प्रकार से ईरान के सपोर्ट में पुतिन खड़े हो रहे हैं, वो आज वो जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया क्राइसिस में आप देख सकते हैं कि अमेरिका पिछले 3 वर्षों से जैसे यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, उसी का ये एक तरीके का रिप्लिका यहाँ पे दोहराने का प्रयास करेंगे। और नो डाउट इसमें चाइना भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से आएगा, और नॉर्थ कोरिया की भी बात अभी कोचर साहब कर रहे हैं। तो ये तीनों देश ईरान के साथ डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली जरूर खड़े होंगे, और ये युद्ध और लंबा चलेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि आज अमेरिका इस चीज को चाहता है कि जितना लंबा चले, उससे वहां की जो खास करके जो वायल जो कंपनीज हैं, और खास करके जो उनका प्रोडक्शन है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होगा, और उसका फायदा आने वाले समय में अमेरिका को होगा। क्योंकि अमेरिका के पास आप समझ सकते हैं कि उसके पास भी लगभग 55% तेल रिजर्व है, और जिस तरीके का स्थिति है वहां पे, और खास करके जो शिया सुन्नी का जो एक डिबेट है, तो आप देखिए कि मिडिल ईस्ट में किस तरीके से ईरान, वो चाहे वो कतर हो, सऊदी हो, दुबई, उस पर जो अटैक कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक ये बड़ा रूप लेगा आगे। जी ठीक है, लौटूंगे मैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। इजराइल ईरान युद्ध को लेकर के दिल्ली में बैठक समाप्त हो चुकी है। बैठक में पीएम मोदी, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, सब तमाम नेता यहां मौजूद दिखाई दिए, और पीएम के साथ तकरीबन 1 घंटे तक ये अहम बैठक चली है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार ऐसी बैठकें भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरीके से जो भारत के लोग भी फंसे हुए थे, उनको भी सुरक्षित लाया जा सके, भारत वापस, उसके लिए भी प्लानिंग की गई थी, उस पर भी चर्चा हुई थी, और उसके बाद से कई भारतीयों की अब तक वापसी हो भी चुकी है, इस पर भी अपडेट लिया जा रहा है। और इसके साथ साथ में बताया ये जा रहा है कि युद्ध की वजह से अगर भारत को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है, तो ऐसे में भारत को और क्या कुछ रणनीति अपनानी होगी, इस पर भी चर्चा संभव है इस बैठक में। फिलहाल ये बैठक समाप्त हो चुकी है। और एक बार फिर से मेहमानों का हम रुख करेंगे, और अब आरोन अब्राहम जी का मैं रुख करूं, और उससे पहले धीरज कौल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जियोपॉलिटिकल विश्लेषक है आप। बहुत स्वागत है सर आपका भी। नमस्कार जी आरोन सर, सवाल आपसे इस बार कि इजराइल के अंदर आम नागरिक इस समय वो किस तरीके की स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जब
इजराइल की ओर से इससे पहले भी हमने फिलिस्तीन की ओर से जब ये शुरुआत हुई थी युद्ध की, उस दौरान भी वहां इजराइल के लोगों का ये कहना था कि अगर जितनी जल्दी युद्ध समाप्त हो जाए उतना अच्छा है, उतना बेहतर है। लेकिन अब जब वो ईरान के साथ में उलझ गया, उसमें भी इन्वॉल्व हो गया, नेतन्याहू को लेकर के कई बार हमने सुना है कि लोग चाहते हैं कि अमन शांति बरकरार रह सके, बार बार अपील की जाती है सरकार से। वहां के लोगों का क्या कहना है? वहां के लोगों की क्या राय बटी हुई दिखाई दे रही है, या वो भी समर्थन करते हैं कि युद्ध की समाप्ति हो जाए? पूर्वी जी, शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इजराइल, सबके लिए, सारे पैनलिस्ट के लिए और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको हम इजराइल की तरफ से विश करते हैं। आप लोग सब अच्छे रहें। नमस्कार सर। सबकी देखिएगा, ये अब जहाँ तक कि आप अगर हमारी जनता का अगर व्यू लेना चाहते हैं, अगर उनका ये पूछ रहे हैं आपके क्या यहाँ पे प्रतिक्रिया हो रही है इस वार के लिए, इस युद्ध के लिए, हमारी प्रतिक्रिया एक है सब लोगों की। और आज 7 अक्टूबर के बाद इजराइल की सारी जनता, हम लोग सब लोग इकट्ठे हो गए और सबका भी बस एक ही विचार है, ईरान को ख़त्म होना चाहिए। हमास को हमने ख़त्म कर दिया, हिजबुल्लाह को हमने ख़त्म कर दिया, हुतीज हमारे साथ अब सामने कुछ उनकी हिम्मत नहीं है कुछ सर उठाने की, सबको हमने ख़त्म कर दिया। एक जो ऑक्टोपस जो बचा था, अब वो ऑक्टोपस का जो सिर है उसको ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि इसकी वजह से 1979 के बाद जब से इन्होंने सत्ता संभाली है मुल्ला लोगों ने, इन्होंने विद इन 1 ईयर 6 मंथ्स उन्होंने इजराइल को सारी दुनिया के नक्शे से मिटाने की कोशिश है उनकी। और देखिए, इनकी प्रॉक्सीज की वजह से इजराइल को तो सफ़र करना ही पड़ा, लेकिन इजराइल के साथ सब लोग सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी कोई अच्छी तरह से कोई शांति नहीं है। तो आप अगर हमारा विचार और हमारे यहाँ की पब्लिक का, अभी तक कोई आवाज़ नहीं आई है कि कोई ऐसा कुछ हो रहा है कि जनता खड़ी होकर कह रही है हमारी गवर्नमेंट से कि भाई बंद करो ये वॉर। नहीं, सब लोग शांत हैं और देख रहे हैं और सब लोग अपने कामों में जुटे हुए हैं। हम अपना काम कर रहे हैं एज ए डॉक्टर, बाकी के जितने भी लोग हैं जिसको जिससे ये हमारी खासियत है, किसी भी समय में हमारा काम नहीं रुकता है। दूसरी बात, अब एक और बात अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि नेतन्याहू जी की अगर कोई पोजीशन है, अभी उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। जब तक ये ईरान पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है तब तक किसी तरह की ना कोई इलेक्शन या किसी तरह की कोई ये है कि नहीं भाई ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। नहीं, आगे बढ़ो। और सब लोग बस इसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ये जो टेररिस्ट स्टेट है जिन्होंने पूरी इजराइल को और अमेरिका को और देखिएगा, ये डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, डेथ टू इंग्लैंड, सब ये कहाँ से आता है? तो अब हम लोग बिल्कुल ये सोच के 7 अक्टूबर के बाद पूरी तरह से माइंडसेट ये है कि अब हमें अच्छे से रहना है और हम अच्छे से जब रहेंगे जब 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 ये पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, ये मुल्ला लोगों का राज खत्म हो जाएगा ईरान में। ठीक है, यानी सीधे सीधे आप ये कहना चाहते हैं कि ईरान की समाप्ति तक तो युद्ध थमने वाला नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास। अहमर मुस्तखान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। अहमर जी, सवाल आपसे ये भी रहेगा कि जब हम ये देखते हैं, ऐसी खबरें सामने आती है कि पहले तो खामेनी का खात्मा हुआ और उसके बाद से आयतुल्लाह अली खामेनी के बाद अब नंबर जब सुप्रीम लीडर बनाने की खबर सामने आई, ट्रंप की ओर से कहा गया था कि अगर कोई सुप्रीम लीडर तय होता है तो हम चाहते हमसे बातचीत हो, हमारे बातचीत के बाद ही ये तय हो कि आखिर अगला सुप्रीम लीडर ईरान का कौन होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर खामियाजा उठाना पड़ेगा। अब मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद से ये कहा जा रहा है कि उन पर भी हमला किया गया, उन्हें भी घायल किया गया है। क्या आपको भी ये महसूस होता है कि प्रोपेगेंडा के तहत में जानबूझ के ऐसे खबर फैलाई जा रही है? क्योंकि ये एक तरीके का नया वॉरफेयर हम देख रहे हैं। मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल तो हो रहा है, साइबर अटैक्स तो हो रहे हैं, लेकिन मेंटली भी ऐसे युद्ध में खेला जाता है। ये आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार। देखें, ये तो बहुत जानी हुई चीज है कि ट्रूथ इज द फर्स्ट कैजुअलिटी इन वॉर। सबसे पहले जो जंगों में सब में ज्यादा नुकसान होता है वो सच्चाई को होता है। तो ये बात कि वो जख्मी हुए या नहीं हुए वो कोई कंफर्म, जैसे कि जनरल कोचर साहब ने कहा, कोई कंफर्म नहीं आया है। उनको ये टाइटल जानबाज का जो है इराक ईरान वॉर जब हो रहा था उस टाइम मिला था, क्योंकि उस दौरान वो जख्मी हुए थे। तो ये टाइटल के वजह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद अब के वो जख्मी हुए हैं। ऐसी बात नहीं है शायद।
देखिए, ये जो इजराइल की इनसिक्योरिटी है, इसने पूरे दुनिया में आग लगा दी है। हजारों मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो आज बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं। हर जगह अफरा तफरी हो गया है। ये पहली बार नहीं है। इजराइल की इनसिक्योरिटी के वजह से पहले उन्होंने इराक में जाके सारा कुछ किया, फिर लिबिया पे किया। ये क्या चाहते हैं ये इजराइल के हुक्मरान? क्या ये पूरे मुल्क के, पूरे दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करना चाहते हैं? ये जायनिस्ट जो हैं, देखें, ये आइडियोलॉजी गलत है कि हम पूरे दुनिया पे हावी हो जाएं। बिल्कुल गलत है। इन्होंने बुली हैं ये आके पूरे मुसलमानों के ऊपर जिस तरीके से ये जारियत कर रहे हैं। देखें, हम सेक्युलर लोग थे। हमने हमेशा कहा कि ये गलत बात है कि यहूदी जो है मुसलमानों के दुश्मन हैं। लेकिन आज जो कुछ इजराइल कर रहा है, हमारी जो आर्ग्यूमेंट थी वो आज गलत साबित हो रही है। ये जो है सिविलाइजेशनल वॉर की तरफ पूरे दुनिया को इन्होंने धकेल दिया है नेतन्याहू ने। ये कहाँ का भला है? मैं आपसे सही कहता हूं, जो अच्छे जूविश लोग हैं वो नेतन्याहू के साथ नहीं हैं। और मैं अपने डॉक्टर साहब से बिल्कुल कतई तौर पर मुत्तफिक नहीं हूं। इजराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ लोग डट कर आके इनको क्रिटिसाइज किया है। हमने टीवी पे देखा है, हमने हर जगह देखा है। इजराइल के लोग इस चीज से खुश नहीं हैं कि उनकी जिंदगी खतरे में डाल दी गई है। ये गलत बात है। इस तरीके से जंगें नहीं लड़ी जाती हैं और इस तरीके से कभी जीत नहीं होगी इजराइल की। बहुत गलत है ये जी। ठीक है, तो आप यहाँ समर्थन करते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे और इजराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा है, ये भी आप कहना चाह रहे। मैं लौटूंगी सभी मेहमानों के पास, लेकिन एक बार फिर इस बीच एक बड़ी खबर है कि जंग के बीच ईरान का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और ये कहा गया ईरान की ओर से कि मजबूरी में लड़ रहे हैं जंग। आपको याद होगा कि बीते कल भी इसी तरह की खबर सामने आई थी। ईरान की ओर से कहा गया था कि हम पर अगर युद्ध नहीं थोपा गया तो हम युद्ध पर विराम लगाने को तैयार है, लेकिन मजबूरी में ये लड़ाई लड़ी जा रही है, ये जंग लड़ा जा रहा है क्योंकि इस जंग को थोपने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो जंग के बीच ईरान का ये बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है। तो ईरान की ओर से ये इनडायरेक्ट इंडिकेशन जरूर है। एक बार फिर हम मेहमानों का रुख करेंगे और इस बीच में धीरज जी का रुख करना चाहूंगी। धीरज जी फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, उनके पास दोबारा हम चलेंगे, लेकिन एक बार फिर अब मैं रुख कर लेती हूँ हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए राजन कोचर सर। सर, जब इस तरीके के स्टेटमेंट सामने आते हैं तो ऐसे में क्या माना जाए कि ईरान इनडायरेक्ट ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप व्हाइट फ्लैग का इशारा करते हैं तो हमारे तरफ से भी व्हाइट फ्लैग का इशारा है, यानी हम भी शांति चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते, हम मजबूरी में लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि अगर युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा जाए तो शायद इस पर विचार विमर्श हो सकता है, युद्ध पर विराम लग सकता है। देखिए सुबह जी, ये जब बातचीत चल रही थी और खबर ये आई थी, बिकॉज ये मीडिया में है ये न्यूज़ के इसको ईरान इसको मान रहा था हर एक शर्त जो उसको न्यूक्लियर वाली एक शर्त रखी थी कि वो अपने एनरिचमेंट को कम करेगा और इसको वियना की जो डेट भी फिक्स हो गई थी। नेक्स्ट टॉक वियना में थी और एक प्रोग्रेसिव तरीके से ये बातचीत बढ़ रही थी। तो सबको आश्चर्य है कि जब बातचीत बढ़ रही थी और कोई ना कोई समझौता की तरफ जा रही थी, तो यूएस ने या इजराइल ने इस पहल की, इसकी लड़ाई की, जो इसको फर्स्ट फायर आया था इजराइल से आया था। उसके बाद यूएस की रूबियो की स्टेटमेंट है कि जो हम इस लड़ाई में अभी नहीं पड़ना चाहते थे, हमको मजबूर किया इजराइल ने। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट्स को एनालाइज करूं बाद में, फिर डिफरेंट स्टेटमेंट्स, एक्चुअली प्रॉब्लम यूनाइटेड स्टेट से एक पिक्यूलियर प्रॉब्लम है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की, जो मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरे वर्ल्ड को कंफ्यूज कर दिया कि वो चाहते क्या इस लड़ाई से। वो अपने गोल पोस्ट बदलते रहते हैं, उनकी स्टेटमेंट अलग आती है। पीट हेग्सेथ कुछ बोलता है, मार्को रूबियो अपना कुछ बोलता है, प्रेसिडेंट ट्रम्प अपना कुछ बोलते हैं। तो इसको बात का ये इसको निष्कर्ष ये है कि देखिए,
मेन मुद्दा क्या है यहाँ पे इसराइल के लिए, बिकॉज देखिए इसराइल घिरा हुआ है, वो अपने सर्वाइवल के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए सोचता है। उसके ऊपर 7 अक्टूबर का हमला हुआ था, वो कोई इतना छोटा मोटा हमला नहीं था और हम उसको नजरअंजाम नहीं कर सकते। अपने डिस्कशन में हमको लेके आना ही पड़ेगा। अब वो अपने आप को सिक्योर रखने के लिए, और जिस टाइप की ईरान से स्टेटमेंट आई थी, आयतुल्ला ने बोला था हम इसको इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे। तो जब इस टाइप की दुश्मनी पैदा होती है, हर एक देश कोशिश करता है कि वो इस दुश्मनी को खत्म करे, या तो बातचीत से करे, और अगर बातचीत का अगर एक डायरेक्शन। लेकिन वो स्टेटमेंट सर आयतुल्लाह अली खमेनी की ओर से जारी किया गया था। अब जब वहां पर सुप्रीम लीडर भी बदल चुके हैं, आयतुल्लाह अली खमेनी, अब उनका क्योंकि खात्मा तो बहुत पहले ही इजराइल ने कर दिया था, तो ऐसे में जो स्थिति अब दिखाई देती है, तो सर वो तो ईरान की बदली हुई तस्वीर दिखाई दे रही है, तो क्या उन्हें भी एक नया मौका नहीं मिलना चाहिए? सुरभि जी, ये जो मुश्तबा आया है ना अभी जी, ये और भी कट्टर है, और भी रेडिकलाइज्ड है, इसके रेडिकल थॉट्स और भी ज्यादा है। अगर आप सोचते हैं कि वो एक सॉफ्ट लाइनर की स्टेटमेंट अभी निकालेगा, आपकी गलतफहमी है जी। वो इसको चेंज और लीडरशिप से चेंज ऑफ आइडियोलॉजी या चेंज ऑफ थॉट नहीं हुआ है। इसको ईरान ये जो उसी अपने सोच में चल रहा है। अब आप मुझे बताइए, एक देश को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस अपना क्यों बनाना चाहिए, प्रॉक्सी से अपना लड़ाई अपने क्यों लड़नी चाहिए, आप मुझे बताइए। अब उसके पास हाउती है, उसके पास हजबुल्ला है, उसके पास हमास है, ये जो उसने क्यों क्रिएट किए हैं? कोई और ऐसा देश है जो कर रहा है? और आज अगर आप इसको गल्फ में देखें, आप इसको मुस्लिम कंट्रीज की भी राय लें, इसको नोबडी लाइक्स ईरान। तो ये तो आउटवर्डली जो इनकी जो एक मुस्लिम एकता में उनको बोलना पड़ता है, लोगों के कुछ शिया और सुन्नी का भी मामला आ जाता है यहाँ पे, इसको लोगों के एक्चुअली सेंटिमेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक न्यूट्रल अपना स्टांस लेके चलते हैं। इसको ना तो एंटी इसराइल, ना तो प्रो एंटी ईरान, इसको ना तो प्रो ईरान। मेरा एक लास्ट मेरी कंक्लूडिंग आर्गुमेंट ये है कि जब तक आप पैलेस्टीनियन की प्रॉब्लम को हल नहीं करेंगे, इसको लड़ाई आपकी चलती रहेगी। आप इसको बोलते रहिए ये ऑयल की लड़ाई है, न्यूक्लियर की लड़ाई है, आप इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, आप अगर पैलेस्टीनियंस की प्रॉब्लम को इस एरिया में हल नहीं करेंगे, आप अब्राहम अकॉर्ड को इसको दोबारा से इसको लेके नहीं आएंगे, ये एरिया कभी स्टेबल नहीं हो सकता। आज हमने देख लिया जो गल्फ कंट्रीज का हाल हुआ है। इकोनॉमिक की हम बात करते हैं, बहुत बुरा हाल होने वाला आने वाले वक्त में। आज तो इसको ऑयल 120 डॉलर पर बैरल गया, ये 150 तक 180 तक जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा? तो ये सारी चीजें एक वर्ल्ड को एक्चुअली इंपैक्ट करती हैं। आप ये एक रीजनल लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, लौट रही सर। इस बीच एक और बड़ी खबर पहले दर्शकों को बता दें, फिर मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। यूएई का ईरानी हमले को लेकर के एक बड़ा दावा सामने आया है। 12 बैलिस्टिक मिसाइल अब तक मार गिराए जा चुके हैं। यूएई की ओर से यह स्पष्ट किया गया है, 17 ड्रोन भी मार गिराए हैं। तो फिलहाल ईरानी हमले के जो 12 बैलिस्टिक मिसाइल थे उन्हें मार गिराया गया है। यूएई का ईरानी हमले पर यह बड़ा दावा है। बताया जा रहा है कि अब तक 12 बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया गया, और साथ ही ऐसे 17 ड्रोन हैं जिन्हें मार गिराने का काम यूएई की ओर से किया गया है। तो फिलहाल इसमें अब हम अलग अलग भूमिका देख भी रहे हैं, और किस तरीके से अब यूएई की ओर से भी कहा जा चुका है कि ईरान की ओर से जो अटैक करने के प्रयास किए गए थे उसमें से 17 अब तक ड्रोन्स मार गिराए गए, 12 बैलिस्टिक मिसाइल डाउन किए जा चुके हैं। एक बार फिर से हम अपने मेहमानों का रुख हम कर लेते हैं, और साथ ही इस बीच क्योंकि हमारे साथ फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट भी बने हुए हैं, मैं उनका रुख करना चाहूंगी और उनसे जानना चाहूंगी। प्रोफेसर मनोज सर, अगर जब हम इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं युद्ध के हालात की, हम फॉरेन पॉलिसीज की बात करते हैं, डिप्लोमेसी की बात करते हैं, तो सर भारत की स्थिति की अगर हम बात करें, भारत के स्टैंड को लेकर भी बहुत बार ये सवाल उठाए गए कि भारत ये अपफ्रंट तरीके से क्यों नहीं बता पा रहे कि वो किसके साथ खड़ा है इस युद्ध के मुहाने पर, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत की दोस्ती तीनों जगहों पर बहुत अच्छी है, और अमेरिका के साथ में हालांकि वो फेजेस हमने बदलते हुए देखे हैं कई बार, लेकिन इजराइल और ईरान दोनों के साथ में हमारे संबंध अच्छे रहे हैं।
क्या ये एक भारत का स्ट्रैटेजिक मूव है और इसे बहुत मजबूत डिप्लोमेसी के तौर पर देखा जा सकता है, रणनीति के तौर पर समझा जा सकता है? जानबूझ करके इस समय का भी थोड़ा सा इंतजार किया जा रहा है। देखिए सुरभि जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्योंकि देखिए भारत एक सॉवरन स्टेट है जी। और 47 से लेके अभी तक लगभग 78 साल की हमने जर्नी पूरी कर चुकी है लोकतांत्रिक प्रक्रिया की, और उसमें भारत ने हमेशा से पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात रखी है। और आप देख सकते हैं जो भारत की जो विदेश नीति है उसका जो बेसिक जो फंडामेंटल है वो को एग्जिस्टेंस और पीसफुल हार्मनी की है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि भारत 78 साल में सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान रहा है, और सबसे ज्यादा जो हम बजट खर्च करते हैं किसके लिए खर्च करते हैं, और उसके पीछे का जो थॉट प्रोसेस हो क्या है। अभी हमारे पहले पूर्व वक्ताओं ने जिस तरीके से बात रखी, तो देखिए ये पूरा एक तरीके से सिविलाइजेशनल क्लासेस है, और ये रेडिकलाइजेशन एक धर्म के नाम पे किया जा रहा है। और जिस तरीके से आज ईरान, भारत नो डाउट एक उसके साथ एक बहुत पुराना मित्र राष्ट्र रहा है, उसके साथ एक बिजनेस हमारा ट्रेड पार्टनर के रूप में रहा है। लेकिन आप जब देखिए भारत जब भी क्राइसिस में आया है, जब भी युद्ध में गया है, तो ईरान का पोजीशन भारत के पक्ष में नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि भारत, और उसी तरीके से इजराइल को भी आप देख सकते हैं कि इजराइल ने हमेशा से भारत के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी शेयर की बात हो या डिफेंस की बात हो, या जहां पे भी क्राइसिस आया भारत को इजराइल ने मदद किया। लेकिन फिर भी आज भारत ने सबसे पहले दोनों देशों से अपील यही की कि हमें किसी भी तरीके से इस चीज को बातचीत के माध्यम से समाप्त करना चाहिए। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि देखिए आज के डेट में हर देश का एक नेशनल इंटरेस्ट होता है, और आज वही ईरान भी कर रहा है और इजराइल भी कर रहा है, और भारत भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत का जो नेशनल इंटरेस्ट यही है कि हम ऑब्वियसली कि हम ट्रेड तो चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं, लेकिन इस तरीके का जो माइंडसेट है, जो किसी भी विश्व के किसी भी धरती पे अगर इस तरीके से रेडिकलाइजेशन करके एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को समाप्त करने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि भारत को वहां खड़ा होने की जरूरत नहीं। क्योंकि देखिए भारत एक डाइवर्स सोसाइटी है, भारत में लगभग हर धर्म के मानने वाले लोग हैं, और अभी जैसे हमारे अमर साहब ने बताया कि हम सेकुलर हैं, तो मैं मानता हूं कि देखिए सेकुलर आज के डेट में कैसे कोई बन सकता है। और ये सेकुलर शब्द कहने में बड़ा आसान है कि हम सेकुलर हैं, लेकिन अगर आप सेकुलर की परिभाषा देख लीजिए तो इस देश में मतलब पूरे विश्व के पटल पे कोई सेकुलर नहीं है, और सब अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहे हैं, और सबका इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है कि आज का जो वैश्विक जो घटनाएं घट रही है उसमें नो डाउट अमेरिका का जो एक पॉलिसीज रहा है। क्योंकि देखिए आज अमेरिका बहुत दूर बैठा हुआ है ईरान से, और उसकी फर्स्ट लड़ाई इजराइल से है, लेकिन आज ईरान में जो तेल है वो अमेरिका को दिख रहा है, और इजराइल को अमेरिका छोड़ नहीं सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन दोनों का जो गठबंधन है, जिस तरीके से चाहे आर्मी को लेके हो या कोई भी ऑपरेशन को लेके हो, तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हो रही हैं ये और आगे बढ़ेंगी, और इसमें चाइना, रसिया, ये सारे एक तरीके से देखिए पूरा विश्व एक तरीके से शांत है। मुंह से बोल देना कि हम आपके लीडरशिप को एक तरीके से लेजिटिमाइज कर रहे हैं, लेकिन आखिर लड़ाई कौन लड़ रहा है वहां पे? तो मेरा ये मानना है कि इसमें जो सिविलियन है वो दोनों तरफ से परेशान हो रहे हैं, वो चाहे ईरान के जो सिविलियन है या इजराइल के हों। और देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जहां मुस्लिम ब्रदरहुड की बात होती थी, आज 56 कंट्रीज है, आज यूएई भी अटैक कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये विश्व किधर जा रहा है, मिडिल ईस्ट कहाँ जा रहा है। आप पिछले 25-30 सालों से देख लीजिए जिस प्रकार से वहां पे आर्थिक विकास हुआ था मिडिल ईस्ट में, वो आज कहीं ना कहीं ईरान उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये शिया सुन्नी का जो डिबेट है, ये मुझे लगता है कि ईरान उसी रास्ते पे चल रहा है। और हम सब जानते हैं कि ईरान अपने आप को जो सुपरमेसी का जो कंसेप्ट है वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पे अपने आप को स्थापित करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि अभी सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो एक संबंध हुआ था उसमें भी पाकिस्तान को स्टैंड लेना पड़ेगा कि हम ईरान के साथ खड़े होंगे कि सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये युद्ध और बढ़ेगा और ये लंबा चलेगा, क्योंकि इसके पीछे आर्थिक और खास करके जो जियो पॉलिटिक्स है वो जुड़ा हुआ है। और फाइनली हम सब जानते हैं कि आखिरी युद्ध जब समाप्त होता है तो उसमें जो इनोसेंट लोग हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं। दो तरीके के स्टेटमेंट्स हमने अमेरिका की ओर से भी सुने। एक तरफ जब अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को लीड करते हुए एक स्टेटमेंट आ जाता है, और भारत की बात जब आती है तो ये कहा जाता है कि भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध अच्छे रहे भी हैं, और हम उसे और कायम रखने की ही कोशिश करेंगे कि कैसे और सुधार लाया जा सकता है। फिर कुछ दिन के बाद जब ये युद्ध की स्थिति सामने आती है, उसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका के ही डिप्टी सेक्रेटरी क्रिस्टोफर लॉन्डे की ओर से एक स्टेटमेंट आता है, और वो दिल्ली में ही रहते हुए वो ये कह देते हैं कि दिल्ली में एक कार्यक्रम में वो अपना भाषण रख रहे होते हैं, और संबोधन के दौरान वो कहते हैं कि हम कभी भी एज एन कॉम्पिटिटर
भारत को कभी आगे अमेरिका की टक्कर में नहीं आने देंगे। दूसरी तरफ अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो हमें पता है कि हमें हमारे चाइना के साथ में क्या संबंध है और उनके साथ में हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन भारत के साथ वो स्थिति नहीं आएगी। तो सर, ये जब दो तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं कि एक तरफ आप दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप कंपटीशन में आने ही नहीं देना चाहते भारत को, तो आप ये तो एक तरीके से पावर डिस्प्ले करने की कोशिश है ना। आप ये बताना और जताना चाह रहे हैं कि अगर कोई पावर है तो वो सिर्फ अमेरिका के पास है, हम रूल करेंगे, हम बताएंगे कि किस देश के साथ में हमारे संबंध कैसे होने चाहिए, किस देश को कब क्या करना चाहिए। देखिए सुरभि जी, ये अमेरिका का जो खास करके जो हेजमनी का जो एक उसका वर्चस्व रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, अगर आप देख लीजिए तो उसको मेंटेन करने के लिए हर स्तर पे गया। और अभी जिस तरीके से इसने भारत में आके जो स्टेटमेंट दिया, क्योंकि वो चाइना को कोट कर रहे थे, क्योंकि चाइना की जो आज वर्ल्ड की जो दूसरी अर्थव्यवस्था बनी वो अमेरिका के सपोर्ट से ही बना, और उन्हें पता है कि चाइना इज नॉट ए डेमोक्रेटिक, वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है। और जिस तरीके से अमेरिका में लोकतंत्र को प्रमोट किया जाता है और भारत ने उसको प्रैक्टिकली एक तरीके से पिछले 78 साल से उसको एग्जीक्यूट किया, और इसीलिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारत आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका को ये लग रहा है कि आने वाले समय में साउथ एशिया रीजन में चाइना नंबर 2 पे है और नंबर 4 पे भारत है। और जिस तरीके से भारत को कि जितने भी आप इकोनॉमिक एक्सपर्ट हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, सबका रिपोर्ट आ चुका है कि आने वाले सालों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक जो पावर बैलेंसिंग का जो एक्ट है और जिसमें अमेरिका की जो हेजमनी कहीं ना कहीं डाउन हो रही है, उसको ध्यान में रख के उसका स्टेटमेंट आया। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि ग्लोबलाइजेशन को लाने वाला अमेरिका है, और जब अमेरिका ने ग्लोबलाइजेशन लाया तो उसके साथ बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय टूल्स भी लेके आए, और आज उसी टूल्स को यूज करके विश्व के सारे देश अपना आर्थिक ग्रोथ कर रहे हैं। तो आज जब ग्रोथ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका को उस अपनी हेजमनी को उसमें एक तरीके से डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है। तो इसीलिए इस तरीके का स्टेटमेंट आया। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि आज भारत की जो जनसंख्या है वो एक बहुत बड़ा एक तरीके से आप समझते हैं कि उसमें यूथ का लगभग 65% पॉपुलेशन है, और जिस प्रकार से अभी की जो वर्तमान सरकार है वो जिस तरीके से अपने पॉलिसीज के माध्यम से, अपने बजट के माध्यम से इन सारी चीजों को अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमी के हिसाब से डिप्लॉय कर रही है, कहीं ना कहीं विश्व के जो अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका बढ़ेगी। और इसीलिए इस तरीके का अमेरिका का ये जो थ्रेट परसेप्शन जो है वो दिख रहा है। लेकिन मैं फिर मानता हूं कि अमेरिका आज 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाइना है, लगभग भारत 4-4.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो मुझे लगता है एक लंबी जर्नी है, और भारत का जो विकसित भारत का जो कंसेप्ट है उसमें जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसे अमेरिका चाह के भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत का जो एक एग्जिस्टेंस है वो एक दिन का एग्जिस्टेंस नहीं है। और ये जो यात्रा है एक दिन की यात्रा नहीं है कि आप किसी के कहने से हम उस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। जी ठीक है सर, लौटूंगे मैं आपके पास। डॉक्टर एरॉन अब्राहम जी का मैं रुक कर लेती हूँ। सर, सवाल ये भी आता है कि जब हम युद्ध के हालात पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि कई मासूमों की जानें जाती हैं, और दोनों तरफ से हम वो स्थिति देख रहे हैं। इजराइल पर भी जो पलटवार ईरान की ओर से किया जा रहा है तो वहां पर भी कई मिसाइलें हैं जिनको वो आपका आयरन डोम भी नहीं रोक पाया है, और ऐसे में कई जगहों पर कई लोगों को नुकसान पहुंचा, कई लोगों के घर तबाह हुए। मेडिकल सिस्टम इजराइल में कितना मजबूत और कितनी तरीके से तैयार आपको दिखाई देता है? हम तो इसका बहुत अच्छे से जवाब दे देंगे क्योंकि हम खुद डॉक्टर हैं जी, इसीलिए अभी तक मैंने कोई ये सवाल प्रॉब्लम पूछा नहीं सर आई। जी। अभी किसी भी लेवल पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जितनी सर्जरी हम लोगों ने प्लान की है, हमारे जिन 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 लोगों के अपॉइंटमेंट्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। और हम एक टर्शरी उसमें काम करते हैं। आई एम ए फिजिशियन, आई एम इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट। लेकिन अभी हमारे रिटायरमेंट के बाद हमने इंटेंसिव केयर छोड़ दी है और आई हैव स्विच्ड ओवर टू फैमिली मेडिसिन एंड मेडिसिन। तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आज हमारी शिफ्ट इनफैक्ट आपके जस्ट इस स्ट्रीम के होने के पहले ही ख़त्म हुई है हमारी शिफ्ट। कल हमारी फिर से ड्यूटी है पूरा। आई एम वर्किंग फुल टाइम, और डॉक्टर्स की भी कोई कमी नहीं, नर्सेज की कोई कमी नहीं। और जैसा कि हमने कहा है, किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी ऑपरेशन पोस्टपोन नहीं किया, कैंसिल नहीं की, कोई सर्जरी। और EMS इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज वर्किंग क्वाइट वेल। हमारा जो एक और बहुत अच्छा सेटअप है जिसको हम मगनदवी ददोम बोलते हैं, वो पैरामेडिक्स का जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और जहाँ तक हमारी अभी तक की मोर्टेलिटी की अगर आप कहेंगे
तो 13 लोगों की, अनफॉर्चुनेटली 13 लोगों की, 13 सिविलियंस की डेथ हुई है अभी तक, 8 दिन के अंदर, जब से सैटरडे से जो वॉर शुरू हुआ है। और अनफॉर्चुनेटली एक मिसाइल जो है ना, वो सीधे आके एक जगह गिरी जहाँ पे पूरी एक फैमिली रहती थी, सिविलियंस का जी। उसमें करीब 8-9 लोग उसी में ही, और उसके बाद कोई कोई ऐसा कोई हताहत नहीं हुआ कैजुअलिटी है। रिपोर्ट नहीं हुई है। ओके सर, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अब इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं अमर मस्ती खान जी का भी रुख करूंगी। अमेरिका इजराइल का एक बहुत बड़ा हमला देखने को मिला है। ईरानी नेवी का एक और जहाज फिलहाल तबाह कर दिया गया है। तो फिलहाल ईरानी नेवी का ये जहाज तबाह किया गया है अमेरिका और इजराइल की ओर से, क्योंकि ईरान पर इस वक्त जिस तरीके के हमले हो रहे हैं, इसमें इजराइल और अमेरिका एक साथ ये हमला कर रहे हैं। और ये तस्वीरें जरा आप गौर से देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना घातक ये हमला रहा होगा, क्योंकि समुद्र के भीतर जो ये जहाज चल रहा था, ये ईरानी जहाज बताया जा रहा है, लेकिन एक बड़ा धमाका इस जहाज पर होता है और उसके बाद ये ईरानी नेवी का शिप था, इस जहाज पर अचानक से ये हमला हुआ और ये बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि अमेरिका इजराइल की ओर से हमला किया गया है, जिस वजह से ये ईरान का नेवी का शिप तबाह हो गया है। एक बार फिर हम मेहमानों का रुख कर रहे हैं। अमर मस्ती खान जी, रुख मैं आपका कर रही हूँ। इस बीच ये भी जानना जरूरी हो जाता है सर, हम जब युद्ध की स्थिति के और हालातों को लेकर के अपडेट हम लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन एक सवाल ये भी जहन में आता है कि जिनेवा कन्वेंशन का क्या हुआ, क्योंकि ये तो हर युद्ध क्षेत्र के लिए लागू किया गया था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वॉर जोन में भी आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, लेकिन उसकी साफ तौर पर धज्जियां उड़ती हुई दिखाई देती है और दोनों ओर से हो रहा है। देखें, मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये जो अमेरिका ने मिनाब में स्कूल पे जो हमला हुआ और वहां पर तकरीबन 170 लोग, जिनमें ज्यादातर लड़कियां शामिल थी, स्कूल की बच्चियां थी, टॉमोहॉक मिसाइल अमेरिका का लगा है। और इस वक्त जो अमेरिका का सदर है, इंतहाई घटिया तरीन सदर है। आपने देख लिया कि आपके मुल्क में जो हमला आवर हुआ था, आसिम मुनीर, उसकी ये किस तरीके से तारीफें करता है कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है, बड़ा ही जबरदस्त है, और ये है, फिलाना है, डिमकाना है। इससे घटिया आदमी और कौन हो सकता है? और वो इस वजह से कर रहा है कि उसको क्रिप्टो करेंसी के बाग दिखा दिए हैं जनरल आसिम मुनीर ने। तो ये जो सदर है, ये गलत सदर है। अमेरिका में इस वक्त इंतहाई अनपॉपुलर है। कल के दिन यहाँ पे ओक्लाहोमा के किसी एयरपोर्ट पे लोगों को खदशा हुआ था कि कोई हमला होने वाला है। ये किस दुनिया में अमेरिका रह रहा है? देखिए इन्होंने क्या डिमांड की। इन्होंने डिमांड किए कि ईरान जो है अपनी नेवी खत्म कर दे। जो स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, जो इनके सन इन लॉ हैं, जब बातचीत हो रही थी जनीवा में, एक डिमांड ये था ईरान के साथ कि आप अपनी नेवी खत्म कर दें। अच्छा, दूसरी तरफ स्टीव विटकॉफ ने कहा वही झूठ जो सद्दाम हुसैन के वक्त में इन्होंने बोला था कि ईरान जो है 8 दिन दूर है, इनके पास जो है वो न्यूक्लियर हथियार हो जाएंगे, फैलाना हो जाएंगे। स्टीव विटकॉफ के बेटे को आप देख ले, जैक विटकॉफ, जब हो गए थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के जो जनरल हैं वो तो माल पे दमाल है ना जी, वो तो माल पे दमाल, जहां से माल मिले सऊदी से उन्होंने माल खाया। अब सऊदी कह रहे हैं कि भाई हम आए, हमारी मदद करें। फंसे हुए हैं पाकिस्तान के जनरल। ये जो है, देखिए कितनी ज्यादा नुकसान इंडिया को पाकिस्तान के जनरलों ने पहुंचाया है। हमें कितना पहुंचाया, अफगानिस्तान को कितने पहुंचाया, उसके पीछे कौन खड़ा हुआ है? उसके पीछे यही डोनाल्ड ट्रंप खड़ा हुआ है। हमारे इंडिया के अगर कोई दोस्त किसी तरीके से भी अमेरिका के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखे तो वो मेरे ख्याल में भारत माता के लिए अच्छी बात नहीं है, मेरे ख्याल में। शुक्रिया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई ये नई बात या अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन इस बीच में डिफेंस एक्सपर्ट का भी रुख करना चाहूंगी। सर, हम जिनेवा कन्वेंशन का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वॉर जोन की बात जब आती है, हमने कुछ ऐसी भी तस्वीरें देखी जिसे कुछ लोग AI जनरेटेड कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तकनीक के साथ साथ में दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ईरान इस पूरे युद्ध की तस्वीर को बदलने की कोशिश कर रहा है। वो कैसे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि
कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर एयरक्राफ्ट्स की पेंटिंग्स तैयार करके सड़कों पर और वो सैटेलाइट इमेजेस ताकि ये कैप्चर करे, वहां फाइटर जेट्स तैनात है। कई ऐसे आर्टिफिशियल टैंक्स भी मंगवाए गए हैं, कई ऐसे आर्टिफिशियल फाइटर जेट्स भी चाइना से सप्लाई करके मंगवाए गए ईरान की ओर से, ताकि ये डिपिक्ट करवाया जा सके कि यहाँ हमारे पास कितनी भारी तादाद में फाइटर जेट्स तैनात है और उन पर अमेरिका और इजराइल अपने मिसाइल बर्बाद कर रहा है। वो तस्वीर भी हम देखते हैं। दूसरी तस्वीर, क्योंकि जब नए वॉरफेयर की हम बात करते हैं तो हम अलग अलग तरीके की स्थिति इस वक्त हम युद्ध क्षेत्र में देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर हम ये भी देखते हैं कि जिनेवा कन्वेंशन का बार बार उल्लंघन हो रहा है, दोनों ओर से हो रहा है। सिविलियन इलाकों में आप अटैक नहीं कर सकते, लेकिन सिविलियन इलाकों में अटैक हो रहा है, हॉस्पिटल्स पर अटैक हो रहे हैं, यहाँ तक कि स्कूलों को तक नहीं बख्शा जा रहा है। अभी जैसे कि अहमद मस्ती खान जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। तो सर ये क्या एक नए वॉर फ्रेम खुलने की कगार पर है कि अब अगर एक कहावत कही जाती थी एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, क्या वो सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इस वॉर में तो ऐसा ही होता है, एवरीथिंग इज फेयर। और सारी लड़ाइयाँ ऐसी लड़ी जाती हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हमने देख लिया। इसको नाजीज जर्मनी किस तरीके से कंसंट्रेशन कैंप्स थे और जेनोसाइड हुआ, ये सारी लड़ाई में हमने देखा है। और हमने पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश में पाकिस्तान आर्मी ने किस तरीके से रेप, मर्डर और उसको जेनोसाइड किया जी। तो जब इसको लड़ाइयों की बात करते हैं तो मुझे इस एक चीज का फिक्र ये है कि जो आपका जेनीवा कन्वेंशन आपने बनाया वो कौन इन्फोर्स करेगा, कौन सी ताकत है जो उसको इन्फोर्स करेगी अगर आपने उसका उल्लंघन किया, और कौन डिसाइड करेगा कि आपने इसका उल्लंघन किया, बिकॉज देयर हैज टू बी न्यूट्रल बॉडी। अब ऐसी लड़ाई में अगर आप देखें, और हमने इसको ये मुद्दा ये यूक्रेन की लड़ाई में भी रेज हुआ था जब मास ग्रेव्स जो है ना खार्किव और सुमी के पास उस एरिया में एक्चुअली पाए गए थे। और जो ये हमने इधर भी देखा, गजा में भी देखा, जब इतने सारे सिविलियंस मारे गए थे, तो जब आपने 70,000 उसको मारे हैं, तो जो वो भी एक जेनीवा कन्वेंशन के अगेंस्ट था। और अभी हमने देखा स्कूल के ऊपर जो हमला हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। उसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में हमको उसको कंडेम एक्चुअली करना चाहिए, इस हरकत को। अब जो ये देखते हैं, अब आप इसको देखिए, इस लड़ाई में आप इसको कैंपेन को अगर आप स्टडी करें, 10 दिन को अगर आप 2 पार्ट्स में अगर बांटे, फ्रॉम फर्स्ट डे टू द 7th डे, तो उस टाइम पे मिलिट्री टारगेट्स एड्रेस हो रहे थे आपके इस टाइप के। और अब हम इसको देखते हैं कि आपके डिसैलिनेशन प्लांट्स हो गए और आपका ऑयल और आपके उसको लोगों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। तो ये इसको लड़ाई का जो लड़ने का तरीका है ये एक्चुअली बदल गया है। दूसरा, आपने इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, नैरेटिव, आपने नैरेटिव्स की बात की, वॉर ऑफ नैरेटिव्स, तो ये इसको वॉर ऑफ नैरेटिव्स ही है। बिकॉज एक एट्रिशन वॉर जब होती है, जैसे कि मैं आपको सिंदूर का एग्जांपल देता हूँ, सिंदूर वाज आल्सो वॉर ऑफ एट्रिशन, बिकॉज कोई भी अंदर नहीं गया था, तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ जी। तो आप वर्ल्ड को बताने की कोशिश करें। पाकिस्तान ने क्या किया, उसने यही किया ना, पाकिस्तान ने सबको बता दिया कि हमने ये कर दिया, हमने उनके हवाई जहाज गिरा दिए, और डोनाल्ड ट्रंप भी यही जो फालतू बातें कर रहा था। तो जब हम जो इस टाइप की हम इसको चीज अगर हमको देखने को मिलती है, तो ये एक इंप्रेशन आता है माइंड में कि भाई इसको बहुत नुकसान हो रहा है, इसको यूएस का भी नुकसान हो रहा है और इसको ईरान का भी नुकसान हो रहा है। तो ये एक तरफा नहीं है, आप इसको नहीं बोल सकते कि ईरान ही कर रहा है, इसको यूएस भी कर रहा है। उनका वेस्टर्न मीडिया तो बल्कि माहिर है इस चीज। आपको इसको याद होगा, यूक्रेन की लड़ाई में ने इतना बता दिया था कि पुतिन को कैंसर हो गया जी, वो अपनी एक टर्मिनल लाइफ अपना जी रहा है, कुछ दिन में मर जाएगा। तो इस टाइप का वेस्टर्न आपको न्यूज आ रही थी ना। तो मैं ये मानता हूँ दोनों जो भी पक्ष है वो ये अपना करेंगे, बिकॉज उसको माइंड, उसको लोगों का इन्फ्लुएंस करना है,
और जरूरी भी हो जाता है ताकि पावर को प्रेजेंट अच्छी तरीके से किया जा सके। मैं लौट रही हूँ आपके पास सर। इस बीच एक और बड़ी खबर है कि इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। तेहरान और इस्फहान में इंफ्रास्ट्रक्चर को अब निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से इजराइल की ओर से ईरान पर एक बार फिर से हमले शुरू कर दिए गए हैं और इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया जा रहा है। और ये खबर इस बार इस्फहान से सामने आई है। तेहरान और इस्फहान में ये हमले हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। और एक छोटा सा रिएक्शन सर मैं अब मनोज सर आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास। सर, पावर शिफ्ट ग्लोबली होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है क्या? देखिए सुरभि जी, अगर हम देखें तो आप देखिए तो चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकंड वर्ल्ड वार हो और सेकंड वर्ल्ड वार से लेकर 90 तक हम बात करते थे कि बाइपोलर वर्ल्ड है, लेकिन 90 के बाद से यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि मल्टीपोलर की बात तो हम सब लोग कर रहे हैं। आज जितने भी देश हैं आर्थिक लेवल पे, टेक्नोलॉजी लेवल पे, लेकिन आज वो दिख नहीं रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड कहीं से दिख नहीं रहा है। एक तरफ अमेरिका जिस तरीके से जो वो जहां पे जो इंटरवेन जैसे करना चाह रहा है वो कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी भी वो स्थिति नहीं आई है। इसलिए आज की डेट में ये कहना कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ठीक है, आर्थिक ताकत तो बन चुके हैं, लेकिन दो तरह का नैरेटिव होता है। एक तो होता है कि आप बहुत ज्यादा धनवान है, रिच है, और एक होता है कि आप रिच के साथ साथ आपके पास पावर भी है। तो ये दोनों चीज आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड में किस देश के पास है, और शायद जो माइट इज राइट का जो कंसेप्ट है आज भी 21वीं शताब्दी में वही एग्जिस्ट कर रहा है, और इसको अमेरिका लीड कर रहा है। इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है चाइना रसिया आप देख सकते हैं, लेकिन आज अभी भी ये जो घटनाएं घट रही उस पर किसी का उस तरीके से स्टेटमेंट नहीं आया, नहीं कहीं से दिखते आ रहा है। चाहे वेनेजुएला में भी जो घटना घटी, तो मेरा ये मानना है कि ये सब इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रहा है, और इसमें सबके पीछे सबका हिडन एजेंडा है और सबके इंटरेस्ट है, और उसी इंटरेस्ट को ध्यान में रख के ये युद्ध चलाए जा रहे हैं। जिस दिन उनका इंटरेस्ट पूरा हो जाएगा युद्ध समाप्त हो जाएगा। जी सुरभि जी, बहुत धन्यवाद सर आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर जी, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े, हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार जी, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट जुड़े, और इसके साथ डॉक्टर आरोन अब्राहम जी हमारे साथ इजराइल से जुड़े हुए थे। बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं, और हमारे साथ अहमद मुस्तखान जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। लेकिन फिलहाल क्या होगा ईरान का हाल, ये कह पाना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि ईरान की ओर से तो कहा जा रहा है कि मजबूरन हमें ये युद्ध लड़ना पड़ रहा है, हम पर युद्ध थोपने की कोशिश की जा रही है। ईरान पर जो हमले हो रहे हैं इजराइल और अमेरिका के, क्या ये हमले रुकेंगे या नहीं? आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा या आउटकम क्या होगा, ग्लोबली किस तरीके से इफेक्ट करेगा, तमाम चीजों पर अपडेट हम आप